नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। ठीक है, आज के जो प्रश्न लिए गए हैं बाल विकास शिक्षण से हैं, जिसमें पैडागोजी को शामिल किया गया है और ये 2020 सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 20 प्रश्नों का टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को यही कहेंगे कि आप लोगों का टारगेट 20 रहेगा, 20 में से 18 प्लस रहेगा। ठीक है, हर बार की तरह 18 प्रश्न का टारगेट रहेगा, जो 20 प्रश्न हमारे लिए गए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और कह देंगे कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही। यहाँ पे सीखने के बारे में सही कथन कौन सा है? पहला कह रहा है सीखना उस वातावरण से प्रभावित होता है जो संवेदनात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेदनात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। यहाँ प्रभावित नहीं होता है। दूसरा कह रहा है कि सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। और चौथा कह रहा है कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। ठीक है, तो जल्दी से बताइए पहले का आंसर क्या है कि सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कह रहा है उचित वातावरण होना चाहिए, संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और बच्चों को प्रभावित करे और उनकी रुचियों के अनुसार उन्हें संतुष्ट करे। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे संज्ञानात्मक कारकों को प्रभावित नहीं करता, यानी जो आप सीख रहे हैं वो सीखने का क्रिया जो है आपको प्रभावित नहीं करता है। दूसरा कह रहा है कि सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया, यहाँ पे मानसिक क्रिया से कह रहा है, या जो आप सीखते हैं ये आपकी सिर्फ मानसिक सोच है। ठीक है, और यह चौथा कह रहा है कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां जो हैं ये दर्शाता है कि आपने कोई कार्य नहीं सीखा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर पहले का क्या होगा। तो पहले का आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, यहाँ पे देखिए उचित वातावरण होना चाहिए, संज्ञानात्मक रूप से सकारात्मक हो, जो बातें आप बच्चों को बता रहे हैं वो सकारात्मक होना चाहिए, और जो शिक्षार्थी हैं वो ग्रहण जो कर रहे हैं कार्य उससे संतुष्ट हों। ठीक है, उनको संतुष्ट सर्टिफाइड हो जाएं कि हाँ ये प्रश्न या ये कार्य एकदम सही है। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा पहले का पहला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं, शिक्षार्थी वो जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति यानी दोबारा प्रत्याश्रवण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण क्यों है? पहला कह रहा है कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। दूसरा कह रहा है कि पूर्व पाठों को दोहराने का ये एक प्रभावी तरीका है। दूसरा कह रहा है ये शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। और चौथा कह रहा है कि ये किसी भी कक्षा को अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत करता है। देखिए चारों ऑप्शन जो है एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है उसी को आप लोग बताइए कि दूसरे का आंसर कौन होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, अपनी संख्या बढ़ाइए जल्दी से, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे वीडियो से उनका फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा कौन सा आंसर होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। तो इसका आंसर होगा हमारा दूसरे का आंसर जो होगा हमारा पहला होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नई जानकारी, जो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे पुनरावृत्ति की बात कर रहा है, तो जो सीख चुके हैं यानी दोहराने की बात कर रहा है, तो नई जानकारी को पूर्व जानकारी के साथ जोड़कर समृद्ध बनाना, यानी जो उनकी नई जानकारी उनको जो पूर्व में सीख चुके हैं उसको उससे संयोजन करके उनको सिखाना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा दूसरा सही होगा। ठीक है, दूसरे का पहला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। यहाँ पे देखिए शिक्षक से है, न कि छात्र से। शिक्षक को कौन सा अधिगम प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है विषय वस्तु में प्रवीणता। दूसरा कह रहा है कि बैठने की उचित व्यवस्था। तीसरा कह रहा है शिक्षण अधिगम संसाधनों का उपलब्धता। चौथा कह रहा है कि विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रवृत्ति। तो जल्दी से बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा। तीसरा आंसर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आंसर जो होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा। पहला होगा यहाँ पे जो शिक्षक है उनको प्रभावित करने वाला अधिगम प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? पहला है विषय वस्तु प्रवृत्ता होना चाहिए, बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए या फिर संसाधनों का उचित उपयोग होना, यहाँ पे अधिगम होना चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है कि विषय वस्तु का अधिगम अनुभव की प्रकृति होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो तीसरे का होगा हमारा पहला होगा। ठीक है, अब देखिए अगर विषय वस्तु नहीं रहेगी, पढ़ाने की जो विषय वस्तु अगर वही नहीं रहेगी, प्रवृत्ता नहीं रहेगी, उसमें उनकी पढ़ाने की योग्यता ठीक से नहीं रहेगी, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? उचित बैठने की व्यवस्था तो क्या है, आप कहीं भी बैठा कर या अपने बैठ कर या फिर खड़े होकर भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है,
यहाँ शिक्षा अधिगम संसाधनों से अगर आपको कोई भी संसाधन दे दिया जाए लेकिन आपको पढ़ने लिखने आएगा ही नहीं तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कौन सा अधिगम संसाधन का प्रयोग कर लेंगे आप ये बताइए। और दूसरा कहा विषय वस्तु को अधिगम अनुभव के अंदर, या जब आपको कुछ आएगा ही नहीं, विषय वस्तु में आपको कोई निपुणता है ही नहीं, तो आप कौन से अधिगम को लेकर बच्चों को पढ़ाएंगे। इस आधार पर यहाँ पे देखिए विषय वस्तु में प्रवृत्ता होनी चाहिए, यानी आपको वो जो पाठ पढ़ा रहे हैं वो आना चाहिए। तो इस आधार पे हमारा तीसरे का पहला सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, चौथा प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कह रहा है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, जो भूमिका निर्वाह आदि। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करता है। यहाँ पे कह रहा है एक शिक्षिका है जो शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, ठीक है, जैसे समूह चर्चा कराती है, समूह परियोजना बना कार्य कराती है और भूमिका निर्वाह करती है। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करता है। पहला कह रहा है कि सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम, दूसरा कह रहा है मनोरंजन द्वारा, तीसरा कह रहा है कि भाषा निर्देशित द्वारा, चौथा कह रहा है कि प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो इसका आंसर क्या होगा चौथे का, तो जल्दी से बताइए चौथे का आंसर क्या होगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, सामूहिक गतिविधि की बात कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे सामूहिक गतिविधि की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सामूहिक गतिविधियों को व्यस्त करने की बात कर रहा है। ठीक है, समूह चर्चा बनाने की बात करिए, समूह परियोजना बनाने की बात करिए। जो परियोजना होती है ये आपकी ये सामाजिक गतिविधि से जोड़ की ही होती है। समूह परियोजना जो भूमिका निर्वाह होती है ये अपने आसपास के जीवन शैलियों से जोड़कर ही भूमिका बनाई जा सकती है, न कि मनोरंजन का साधन हो सकता है, न कि भाषा निर्देशित हो सकता है, न कि प्रतियोगिता। यहाँ पे देखिए गतिविधि को आधारित कर रहा है तो प्रतियोगिता आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे देखिए सामाजिक गतिविधि रूप में अधिगम की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अधिगम है ना, सामूहिक चर्चा के द्वारा वो अधिगम के द्वारा अपनी परिचर्चा यानी अपनी रुचियों को उजागर कर सकते हैं, अपने जो उनकी जो समस्याएं उसे उजागर करके अपना निवारण कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अधिगम की बात किया है। ठीक है, यहाँ पे अधिगम की बात किया है और यहाँ पे सामाजिक गतिविधि की बात किया, तो चौथे का हमारा पहला सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि नहीं ये सही होगा, लेकिन एनसीईआरटी उसे त्याग देता है, क्योंकि वहाँ पे आप प्रश्नों को ठीक से पढ़िए। ठीक है, प्रश्न में कह क्या रहा है उस आधार पे आंसर सही होता है। ठीक है, न कि आपके तर्क के अनुसार। आपके तर्क के अगर अनुसार होता सभी प्रश्नों को, सो अगर सही उत्तर दे दिया जाए, एनसीईआरटी अगर दे दे तो उसका महत्व ही क्या रह जाएगा। ठीक है, लेकिन आप उस प्रश्न को पढ़िए, कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कह रहा है कि जल शुद्धिकरण के स्पष्ट करने का उचित तरीका क्या है। यहाँ पे कह रहा है जल शुद्धिकरण को स्पष्ट करने का उचित तरीका क्या है। पहला कह रहा है कि चार्ट की सहायता से प्रक्रिया को प्रदर्शित करना, दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को शुद्धिकरण प्लांट का मॉडल बनाने के लिए कहना, तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को उस प्लांट पर ले जाना जहाँ जल शुद्धि किया जाता है, और चौथा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना चाहिए। तो ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर तो बहुत ही आसान है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। ठीक है, तो पांचवें का आंसर जो होगा हमारा तीसरा होगा। ठीक है, विद्यार्थियों को आप चार्ट की सहायता से कैसे बता सकते हैं कि ये शुद्धिकरण हो सकता है। विद्यार्थियों को शुद्धिकरण प्लांट मॉडल बनाने के लिए कैसे कह सकते हैं, लेकिन अगर उनके जो विद्यार्थी हैं अगर उन्हें उस स्थान पे ले जाया जाए, दिखाया जाए, उससे वो प्रभावित होंगे और सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा पांचवें का तीसरा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाती है। ठीक है, यहाँ पे कक्षा के विद्यार्थी होंगे। ठीक है, यहाँ पे कक्षा के विद्यार्थी होंगे, कक्षा के विद्यार्थी। ठीक है, कक्षा के विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों में रोजाना शिक्षण में अवकाश उपलब्ध कराने के लिए, दूसरा कह रहा है कि प्रत्यक्ष अवलोकन की बात कर रहा है, अवलोकन के लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थी विद्यालय कैलेंडर में सुनिश्चित क्रियाकलाप करने के लिए, चौथा कह रहा है कि बच्चों को मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले का हमारा छठे का बताइए कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को यानी जो उनकी कक्षा में बैठे बालक हैं उनको शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाती है, उससे उनका तात्पर्य क्या है। पहला कह रहा है कि विद्यालय में रोज शिक्षण अवकाश उपलब्ध कराना यानी छुट्टियों के लिए उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है यानी जो भ्रमण पे ले जाएंगे तो वहाँ
यहाँ पे अवकाश यानी छुट्टी की उनका नियोजन होगा। दूसरा कह रहा है अवसर उपलब्ध कराने की बात करें, अवलोकन अवलोकन यानी देखने निरीक्षण करने की बात कर रहा है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कैलेंडर सुनिश्चित कराने क्रियाकलाप, यानी जो उनकी तारीखें उनकी जो क्रियाकलाप उसको सिर्फ भरने के लिए बात कर रहा है। और चौथा कह रहा है कि बच्चों को मनोरंजन उपलब्ध है, यानी इनको मनोरंजन के लिए ले जा रहा है। तो अब आप बता सकते हैं कि छठे का आंसर क्या होगा। तो छठे के आंसर आप लोग देख के मार सकते हैं कि दूसरा हमारा सही होगा। यहाँ पे अवलोकन की बात कर रहा है और अवसर उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे बच्चे, देखेंगे, क्रियाकलाप करेंगे कि कौन सा वस्तु क्या है, किसने बनाया है, कहाँ से आया है, उसके बारे में अवलोकन करेंगे और अपने डायरी में नोट करेंगे। ठीक है, तो इस आधार पे छठे का हमारा दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे सातवां प्रश्न ये कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री, यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि एक शिक्षिका जो है अपने अपने जो शिक्षण यानी शिक्षण कार्य पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करती है, शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि वे शिक्षक को आराम, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वे शिक्षक को आराम देते हैं। दूसरा कह रहा है के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तीसरा कह रहा है कि वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, यहाँ चौथा कह रहा है कि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो जल्दी से बताइए सातवें का आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्रियों की बात कर रहा है, तो आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, यानी श्रव्य दृश्य सामग्रियों की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब बताइए इस सातवें का आंसर क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा चौथा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करेगा ना। यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्री की बात कर रहा है। श्रव्य मीन्स देखना, दृश्य मीन्स देखना, श्रव्य मीन्स सुनना, यानी इंद्रियों जो है आपकी इंद्रियां जो है आपकी आँख, कान, नाक, हाथ, पैर जो है, ये त्वचा, ये सब आपकी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, उससे सीखेंगे, उसका उपयोग करती हैं। तो इस आधार पे सातवें का हमारा चौथा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर देखते हैं। आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा कारक है जो बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार के लिए आवश्यक है। पहला कह रहा है कि अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तित्व रुचि। दूसरा कह रहा है कि कक्ष में अधिक कार्य। तीसरा कह रहा है कि गृह कार्य की अधिकता। चौथा कह रहा है कि लेखन कार्य की अधिकता। तो जल्दी से बताइए आठवें का आंसर क्या होगा हमारा। तो आठवें के आंसर क्या होगा हमारे लिए बताइए कि जो बालक को अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो यहाँ पे बताइए पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो आठवें के आंसर जो होगा हमारा दूसरा होगा। ठीक है, कक्ष के अधिकाय कार्य। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नौवें प्रश्न की ओर देखते हैं। नौवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नौ प्रश्न ये करा कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। शिक्षक जो होता है उसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। पहला करा है पाठ योजना तैयार करना, उसके अनुसार पढ़ाना। दूसरा करा है कि यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। और तीसरा करा है कि कठोर अनुशासन बनाए रखना। चौथा करा है कि विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम श्रेणियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। नौवें का एकदम आसान है, नौवें का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, नौवें का आंसर चौथा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अधिगम शैलियों के अनुसार, यानी जो उनकी अधिगम शैलियाँ हैं, सीखने की जो उनकी शैलियाँ हैं उसके अनुसार मौका उपलब्ध कराना, यानी बच्चों के सीखने में कौन सी उनकी रुचि है, अधिगम शैली है, उसके अनुसार विद्यार्थियों को सिखाना। ठीक है, तो नौवें का चौथा हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की ओर देखते हैं। दसवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दसवां प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि एक शिक्षक समांतर विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता है। ठीक है, देता है या देती है। वह यह विश्वास करता है या करती है। क्या करता है। पहला कह रहा है विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों को दिए जाने को पसंद नहीं करता। दूसरा कह रहा है कि यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों में व्यक्तित्व अंतर होते हैं। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते। तो दसवें के आंसर बताइए कौन सा होगा। ठीक है, तो दसवें के आंसर कौन सा, अगर जल्दी से बताइए हमारा कि एक शिक्षक जो है समांतर विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देती है, उसका विश्वास ये है। कौन सा उसका विश्वास, उसका मत क्या है कि क्यों देती है। यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों को दिए जाने की नापसंद करती है। और दूसरा कह रहा है कि यह विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। और तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों में व्यक्तित्व अंतर। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जो होगा हमारा दसवां का दूसरा होगा। ठीक है, दसवें का हमारा दूसरा होगा। क्यों होगा, क्यों, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है ना। यहाँ पे अलग अलग कार्य देता है तो कौन पहले कर लेता है। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा दसवें का दूसरा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे व्यक्तित्व अंतर की बात नहीं करता है। व्यक्तित्व अंतर तो वहाँ पे होता है जब बालक जो होते हैं उनकी सीखने की शैली अलग होती है। ठीक है, उनकी भाषा बोलचाल अलग होती है, तब वहाँ पे व्यक्तित्व अंतर होता है। यहाँ पे देखिए वो अधिगम की बात कर रहा है, तो अधिगम सीखने के कार्यों में उसके प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। ठीक है, यानी
उनमें रुचि को जागृत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10वें का दूसरा हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 11वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है कि सामूहिक गतिविधियों के दौरान समाज नीति, यानी यहाँ पे देखिए समाज नीति होगा, यहाँ पे समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। तीसरा कह रहा है सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिभावना करना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो जल्दी से बताइए 11वें के आंसर क्या होगा हमारा। तो 11वें का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विभेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, यानी हर बच्चे को कुछ ना कुछ लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा कौन सा सही होगा, तो 11वें का हमारा आंसर होगा चौथा। ठीक है, यहाँ पे 11वें का आंसर होगा चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 12वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है। पहला कह रहा है कि बच्चों के लेखने के सुधारने के लिए। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को उच्चारण सुधारने के लिए। तीसरा कह रहा है कि बालकों के मूल्यांकन में। और चौथा कह रहा है कि इन सभी में। तो जल्दी से बताइए 12वें के आंसर क्या है। यहाँ पे श्रव्य सामग्री की बात कर रहा है। श्रव्य में होता है सुनना। ठीक है, श्रम में सुनने की बात करा। सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिखने सुधारने के लिए, बच्चों के उच्चारण सुधारने के लिए, बालकों में मूल्यांकन के लिए। चौथा कह रहा है कि उपयोग सभी। तो 12वें के आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो 12वें के आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, 12वें के आंसर होगा पहला। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है श्रव्य की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे श्रव्य की बात कर रहा है। 12 सुन के लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना कि उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको एनसीईआरटी ने पहले को माना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में जो है आपके जो 6 की एनसीईआरटी बुक है उसमें आप हिंदी देख लीजिएगा, बाल विकास में। उसमें देखिए दिया है कि जो श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित किसने किया जाना चाहिए, तो बच्चों के लेखन सुधारने के लिए करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 13वां प्रश्न ये करा कि इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं, यानी कौन से प्रश्न से आप सहमत हैं। पहला करा है कि एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त औद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं करती है। और दूसरा करा है कि एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्थिति की कमी के कारण होती है। और तीसरा करा है कि एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसे अपने माता पिता से अर्जित होते हैं। और चौथा कह रहा है कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने की इसकी समर्था को एक प्रतिबिंब है। तो इसका आंसर कौन सा होगा। 13वें का पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए 13वें का आंसर कौन सा होगा। तो 13वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वंशानुक्रम यानी माता पिता या उनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जो गुण आते हैं बालक में, वही तो उनके जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर उनके माता पिता कमज़ोर हैं पढ़ने लिखने में, या फिर उनकी जो मानसिक शक्ति है जो कमज़ोर है, तो बालक भी वैसा ही होता है। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा 13वें का तीसरा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर। 14वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सृजनात्मकता की पहचान क्या है। देखिए पहला कह रहा है कि परिहास अप्रिय सृजनात्मक की पहचान है। सृजनात्मकता बालकों में हंसी मजाक की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कह रहा है उत्सुकता भी सृजनात्मकता का एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। और यहाँ चौथा कह रहा है कि सृजनशील बालकों में स्वायत्तता का भाव पाया जाता है। और पांचवा कह रहा है सृजनशील बालकों में मौलिकता के प्रदर्शन होते हैं। और यहाँ पे छठा कह रहा है कि सृजनशील बालकों को दृष्टिकोण सामान्य व्यक्तियों से अलग होते हैं। ठीक है, जो बालक होते हैं सृजनशील, उनके जो दृष्टिकोण होते हैं सामान्य बालकों से अलग होते हैं या सामान्य व्यक्तियों से अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सृजनात्मकता के परीक्षण। यहाँ पे देखिए कह रहा है पहला कि सृजनात्मकता के पहचान के लिए निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता तथा विस्तार का मापन परीक्षण किया जाना चाहिए। जो सृजनात्मकता का जो परीक्षण है ये किसके द्वारा किया, लोचना के द्वारा, मौलिकता के द्वारा और विस्तार मापन के द्वारा परीक्षण करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए चित्रपूर्ति परीक्षण क्या होता है। चित्रपूर्ति परीक्षण में अपूर्ण चित्रों को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेंट टास्क चुने गए खिलौनों द्वारा विचारों के लेखन बंद करके सृजनात्मकता पर बल देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को छोड़ते हैं। पीडीएफ में आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, हम अपने प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 14वें प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कह रहा है हमारा।
14वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण स्थानीय स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। यहाँ पे विद्यालय छोड़ने की मुख्य कारण बच्चों में क्या है। पहला कारण है कि बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना, यानी जो बच्चे हैं उनसे प्रेम भाव से बात नहीं करते हैं, अध्यापक को कठोर रवैया उनका होता है। दूसरा कारण है कि जो बच्चे अनिवार्यतः पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का न होना, यानी अन्य से शिक्षण सामग्री या शिक्षण विद्यालय न होना। यहाँ पे तीसरा कारण है कि विद्यालय में संपट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाएं का अभाव होना, यानी विद्यालय में संपट कार्य नहीं होना न हो और शौचालय न हो, इस अनुसार बच्चे जो होते हैं विद्यालय में नहीं जाते हैं। चौथा कारण कि अध्यापकों को समुपयुक्त उपयोगिता वाला न होना और उन्हें जो है कम आय देना, यानी जो शिक्षक हैं उनको कम आय यानी कम वेतन देने का कारण है कि बच्चे जो होते हैं विद्यालय छोड़ देते हैं। तो जल्दी से बताइए 14वें के आंसर क्या होगा हमारा। तो 14वें के आंसर होगा हमारा दूसरा। ठीक है, अनिवार्य पाठचर्या का स्वीकार न करना, यानी जो पाठचर्या की भूमिका है विद्यालय में निर्धारित की गई है पाठचर्या एनसीएफ 2005 या जो भी है कोठारी आयोग के द्वारा जो पत्र निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार विद्यालय स्तर पे खरे न उतरना, इसके कारण बालक जो होते हैं विद्यालय छोड़ देते हैं। इस स्तर पे 14वें का हमारा दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे। इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। ये यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा उससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। ये तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। पहला कह रहा है रचनावादी से, दूसरा कह रहा है सामाजिक संरचनावादी से, तीसरा कह रहा है व्यवहारवादी, चौथा कह रहा है कि परिस्थितिकी से। तो जल्दी से बताइए 15वें का आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है, तो 15वें का आंसर क्या होगा हमारा। पहला रचनावाद होगा, दूसरा सामाजिकवाद होगा, तीसरा व्यवहारवाद होगा या चौथा कह रहा है कि परिस्थितिकी से होगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 15वें का। तो 15वें का आंसर जो होगा हमारा चौथा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वातावरण की बात कर रहा है, महत्वपूर्ण स्थान की बात कर रहा है, सूचना प्रभावी की बात कर रहा है, निर्माण की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा संबंध इस सभी से संबंध होगा परिस्थिति, यानी उसकी भौगोलिक उसकी जो परिस्थिति है उसकी जो संरचना है उससे संबंधित कि बालक क्यों नहीं आ रहा है विद्यालय में। ठीक है, ये किससे अधिगम बच्चों के व्यवहार से समझना है। तो परिस्थिति, उनकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, आय कैसी है, उनकी जो घर की व्यवस्था है कैसी है। ठीक है, तो इस आधार पे 15वें का हमारा चौथा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 16वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न ये कर रहा है हमारा, 16वां प्रश्न ये कह रहा है कि सीबीएसई के शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की प्रस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे क्या विचार है। जो सीबीएसई के छात्र होते हैं व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर जो व्यक्तिगत उनकी गतिविधियाँ होती हैं उसकी सामूहिक यानी अलग, जो उनकी सिर्फ एक बालकों को पढ़ाने के अलावा सामूहिक गतिविधि यानी सभी को जोड़कर गतिविधियों को संस्कृत करती है। ऐसे इसके पीछे क्या विचार है। पहला कह रहा है कि व्यक्तिगत स्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम को सामान्यीकरण करता है। और दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्यों को सरल बनाने के लिए। और तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के आसपास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उसमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के पर्याप्त समय नहीं होना। चौथा कह रहा है कि अधिगम की ढांचागत लागत को कम करना। तो जल्दी से बताइए 16वें के आंसर क्या होगा हमारा। तो 16वें के आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपना। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। तो 16वें के आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है, नकारात्मक संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं को उबारना, यानी जो उनके नकारात्मक जो उनकी सोच है उससे उनको उबारना। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है अधिगम को सामान्यीकरण यानी सभी तक पहुँचाने के लिए आपस में समूह चर्चा करके वो जो है सामूहिक गतिविधियों द्वारा अपनी रुचि को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उनकी जो नकारात्मक सोच है उसे हटाना यानी रुचिपूर्ण बनाना। ठीक है, तो 16वें का आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है। 17वां क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। देखिए यहाँ पे कह रहा है 17वां कह रहा है कि बस, यहाँ पे कह रहा है बस 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। को यह विषय रोचक लगता है और वो सोचता है कि ये हो सकता है कि उसके भविष्य में सहायक होगी। बस अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वो कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने के लिए ग्रेड प्राप्त करना है। ब स उद्देश्य क्रमशः क्या है, यानी ब का उद्देश्य क्रमशः क्या है।
यहाँ पे देखिए ये प्रश्न सी टेट में पूछा जा चुका है, ठीक है, सी टेट में पूछा जा चुका है। इसका आंसर क्या होगा? निपुणता निष्पादन निष्पादन उपेक्षा होगा। दूसरा कह रहा है कि हमारा निष्पादन निष्पादन उपेक्षा निपुणता होगा। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि निष्पादन उपेक्षा निपुणता और निष्पादन। और चौथा कह रहा है कि निपुणता निष्पादन उपेक्षा और निष्पादन। तो जल्दी से बताइए 17वें के आंसर क्या होगा हमारा? तो 17वें के आंसर कौन सा होगा? तो 17वें के आंसर होगा हमारा पहला, ठीक है। यहाँ पे निपुणता होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है निष्पादन भी होगा, निष्पादन और यहाँ पे उपेक्षा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए निष्पादन नहीं होगा, यहाँ पे निपुणता होगा, ठीक है। यहाँ पे निपुणता होगा, ठीक है। यहाँ पे निपुणता होगा, याद रखिएगा निपुणता होगा, ठीक है। तो इस आधार पे हमारा पहला सही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। टाइप करने में कुछ प्रश्न छूट जाते हैं, ठीक है, उसके लिए सॉरी मांगते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, कह रहा है आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या है, के लिए पुरस्कार बिल्कुल आवश्यक नहीं है। जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, बालक जो सीखते हैं आंतरिक रूप से अपने आप सीखते हैं, उनके लिए पुरस्कार बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा को स्तर कम करती है। और चौथा कह रहा है कि के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे औपचारिक शिक्षा की बात कर रहा है, अनौपचारिक औपचारिक शिक्षा की बात कर रहा है, अभिप्रेरणा की बात कर रहा है, रखने की पर्याप्त नहीं है, पुरस्कार बिल्कुल की आवश्यकता नहीं। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे सभी में नकारात्मक सोच कहा है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? आंतरिक रूप से जो अपने से शिक्षार्थी प्रेरित होते हैं उनके लिए बात कर रहा है, जो अंदर से उनकी अभिप्रेरित होती है उन विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका आंसर जो होगा 18वें का हमारा दूसरा सही होगा, ठीक है। 18वें का आंसर दूसरा होगा, ठीक। बाह्य पुरस्कार अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है, यानी पुरस्कार ही आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो स्वयं से सीख सकते हैं, उनकी जो आंतरिक क्रियाकलापें हैं उसके द्वारा वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो 19वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट हैं उसको भी देख लेंगे, लेकिन देख लेते हैं 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 19वां प्रश्न ये कह रहा है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा है। यहाँ पे उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? कह रहा है चुनौती कार्य करने के लिए डटे रहने की प्रवृत्ति। दूसरा कह रहा है असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तीसरा कह रहा है कि सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता। चौथा कह रहा है बिना विचारे जल्दबाजी करने का कार्य प्रवृत्ति है। तो जल्दी से बताइए 19वें का आंसर क्या होगा हमारा? तो आशा करते हैं 19वें का आंसर सभी लोगों को आ जाएगा, एकदम सही आएगा 19वें का। तो 19वें कह रहा है कि चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति है अभिप्रेरणा। दूसरा कह रहा है कि सफलता से बचने की अभिप्रेरणा है। तीसरा कह रहा है कि सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता अभिप्रेरणा है। और चौथा कह रहा है कि बिना विचारे जल्दबाजी करने की कार्य प्रवृत्ति जो है वो उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो जल्दी से बताइए 19वें का आंसर क्या होगा? तो 19वें का आंसर जो होगा हमारा दूसरा होगा, ठीक है। असफलता से बचने की प्रवृत्ति जो होती है यह भी अभिप्रेरणा होती है, ठीक है, अभिप्रेरणा होती है। उन्हें बताया जाता है कि ये कार्य करिए, ठीक है, ताकि आप अलग हो सकते हैं, आप पास हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें रोचक कहानियाँ बताई जाती हैं, यानी किसी के बारे में विषय में या किसी महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, इनके बारे में बताया जाता है ताकि वो सीख सकें, ठीक है, असफलता से बच सकें, ठीक है, ताकि वो रुचि ले सके पढ़ने में और सफल हो जाएं, ठीक है। 19वें का हमारा दूसरा सही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पिछड़ा बालक एवं उसकी पहचान, पिछड़े बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक की सहायता से भी बालकों को पिछड़ेपन दूर करने के लिए सहायता मिलती है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे पिछड़े बालकों को हस्तशिल्प जैसे कार्यों को शिक्षा देकर उनकी आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है और उन्हें भविष्य के आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि पिछड़े बालकों की पहचान सामूहिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण एवं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। चौथा कह रहा है कि वैसे छात्र जो अपनी आयु वर्ग के छात्रों से अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए हैं पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। बालकों के पिछड़ेपन के कारण जो होता है शारीरिक मानसिक परियोजित और उसमें कर सकते हैं बालकों की शिक्षा के विशेष व्यवस्था का किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा है चौथा, यहाँ पे अगला कह रहा है कि बालक के पिछड़ेपन की रोकथाम करने से पहले उनकी उत्तरदायी कारणों का पता लगाना चाहिए। जो बालक हैं उनका जो रोकथाम है उनको करने के लिए पहले उनकी पता लगाना चाहिए कि कौन सी गतिविधि है, ठीक है। बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षणों, बालक की रुचियाँ, प्रवृत्ति, शारीरिक क्षमताओं और कुशलताओं को, बालक के शैक्षणिक इतिहास इत्यादि के बारे में बालकों के पिछड़ेपन के कारण पता लगाया जा सकता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि पिछड़े बालकों की विशेषता क्या होती है। ये जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी विशेषता क्या है? सीखने में धीमी गति होती है। दूसरा कह रहा है कि जीवन में निराशा का अनुभव होता है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है समाज विरोधी कार्य करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है व्यवहार संबंधी समस्याओं को अभिव्यक्त करते हैं। और जन्मजात योग्यता की तुलना में कम शैक्षणिक उपलब्धि होती है। और यहाँ पे सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा अधिग्रहण करने में विफल होते हैं। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ असमायोजित व्यवहार करते हैं। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है ये 90 से 100 तक होती है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अपनी और उससे नीचे की कक्षाओं में ये असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है। ये 20वां प्रश्न आप ही लोगों के लिए है, इसका आंसर आप ही लोग दीजिएगा। कह रहा है कि राजेश गणित की समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, के लिए रूप जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? प्रेरक के रूप में, अभिव्यक्ति विशेषक के रूप में, संवेग के और प्रत्यासमण के। इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि 20वें का आंसर क्या होगा। प्रेरक होगा, व्यक्तिगत विशेषता होगी, संवेग होगा या फिर प्रत्यक्षण होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए 20वें का। और आज के प्रश्न कैसे लगे आप लोगों को, इसको भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे इसमें आप लोगों को। और जल्दी ही PDF फाइल इसको टेलीग्राम पे आप लोगों को दे दिया जाएगा। और अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आज के प्रश्न कैसे लगे। जो भी त्रुटि होगी उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए क्लास लेकर आए हैं। बाल विकास शिक्षण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे CTET में पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट।